जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। कैसे हैं आप दोस्तों? हमारा जो NCERT साइंस सीरीज चल रहा था उसके अंतर्गत हम NCERT 6 से 10 तक यानी कि 12वीं तक के सभी साइंस को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले दिनों में है ना, बिहार BPSC टीचर हो, चाहे बिहार दरोगा हो, या अभी वर्तमान में रेलवे का जितने वैकेंसी है उसमें बहुत काम आने वाला है। पिछली बार BPSC और रेलवे में तो डायरेक्टली एक एक लाइन जो है NCERT से पूछे गए थे, है ना। तो इसलिए मैंने प्रयास किया है कि आपको NCERT पूरी साइंस कवर कराया जाए, फिर टाइम बचते हुए फिर और भी अदर सब्जेक्ट कराएंगे हम, यानी कि NCERT सब कराएंगे। तो आज जो है हमारा क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 होगा। इससे पहले 6 और 7 क्लास पूरी तरह समाप्त हो गया है। हम 8 और 9 क्लास को एक साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें 9वीं क्लास का चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है और 8वीं क्लास का आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। ये सभी आपको NCERT साइंस सीरीज का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। आइए, आज का जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, तो उससे हम जानकारी लेंगे। और इसके पहले भी हम चैप्टर नंबर क्लास 7 और 6 में भी इससे संबंधित संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक के बारे में पढ़े थे। तो अगर आप वो देखें तो रिकॉल हो जाएगा बस, और छोटी छोटी कुछ नया चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो अब ज़्यादा बात नहीं, अब आइए सीधे हम जानते हैं कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त फाइबर यानी कि रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कुछ दिया गया है वो आपके काम का नहीं है, और आपको पता ही है कि हम कैसे पढ़ाते हैं। हम वही पढ़ाते हैं जो आपके काम का होता है, जो हम नहीं पढ़ाते वो आपके काम का नहीं होता है। इसलिए मैं आपको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ता हूँ, PDF को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो कहता है आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशा जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर जो है संश्लेषित रेशा मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रेशा जो है कपास, ऊन और रेशम, ये सभी जो है ये प्राकृतिक रेशा के रूप में जाना जाता है, और ये पौधा और जंतु से प्राप्त होता है। दूसरा जो होता है वो होता है मानव निर्मित या कृत्रिम या संश्लेषित, जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं संश्लेषित रेशे क्या है। तो संश्लेषित रेशे को जानने के लिए हम चलेंगे नीचे, और यहाँ देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें मिलेगा कि एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक कहलाती है, यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। यानी कि पॉलीमर क्या है कि छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाए जाने की प्रक्रिया बहुलक कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली और मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ होता भाग अथवा इकाई। अतः पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। पॉलीमर या बहुलक जो है क्या है, बहुत सी इकाइयों को दोहराने से बनता है। अब है कि बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। ध्यान रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि कपास जो है एक बहुलक है, सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। सेल्यूलोज जो है बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। आगे है संश्लेषित रेशों के प्रकार, और ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अभी इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट दिखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको नोट डाउन करते चलना। पहला है संश्लेषित रेशों के प्रकार के अंतर्गत रेयॉन। कह रहे हैं कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल हमने पढ़ा है क्लास 7वीं में। इसकी खोज चीन में हुई थी। इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।
इस प्रकार रेशा काष्ठ लुगदी से रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। रेशा जो है कृत्रिम रूप से हमने कैसे प्राप्त किया, तो कहता है कि रेशा जो है काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाता है। यानी कि सबसे पहले रेशम के बारे में हमें चीन से जानकारी मिली थी, जो कि हमने क्लास 7 के अंतर्गत पढ़ा था। चीन में जो नहीं मिला, उसके बाद जो है कृत्रिम रेशा बनाने की एक कंपटीशन शुरू हुआ, और उस कंपटीशन में जाकर के आगे चल कर के 19वीं शताब्दी के आसपास में ये हमें एक प्रक्रिया मिली जो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से बनाया जा रहा था, वो रेशम यानी कि रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहलाया। कहता है कि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। यह एक मानव निर्मित रेशा है, तो ये याद रखना, रेयॉन जो है मानव निर्मित या कृत्रिम रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं, अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो याद रख लेना, कपास के साथ मिलाने पर बिस्तर की चादर बनती है। ये देख लो, ये रेयॉन वगैरह आपने देखा होगा घर में बहुत ज़्यादा। दूसरा है नायलॉन। नायलॉन की इतिहास भी याद रखना है और इसका काम क्या है वह भी याद रखना। नायलॉन जो कि मानव निर्मित रेशा है, इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतु से प्राप्त, यानी कि बिना किसी प्राकृतिक माल के हमने एक नए नायलॉन की प्रयोग किया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा था। हमने जो नायलॉन पढ़ा, नायलॉन के अंतर्गत जो हमने प्रयोग किया वो काष्ठ लुगदी का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? काष्ठ लुगदी। काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, यानी कि काष्ठ लुगदी यानी कि लकड़ी के जो महीन महीन बुरादे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उससे मैंने नायलॉन प्राप्त किया। तो नायलॉन जो है मानव और प्राकृतिक का मिश्रण है, यानी कि उसमें प्राकृतिक सामान भी लगे हुए हैं और मानव निर्मित सामान भी लगे हुए हैं। लेकिन जो नायलॉन है, नायलॉन पूरी तरह से कृत्रिम है। क्या है? पूरी तरह से कृत्रिम है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई प्लास्टिक का पौधे या जंतु का कोई भी प्रकार इसमें मिलाया नहीं गया है। नायलॉन का निर्माण किससे हुआ? तो कोयला, जल और वायु, ये याद रखना है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से होता है। इसलिए ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पूर्ण संश्लेषित रेशम कौन सा है, तो वह है नायलॉन। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो हाँ, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे मतलब मोजा, रस्सा, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि नायलॉन, ये सभी हम नायलॉन से बनाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। ध्यान रखना है, एक नायलॉन का जो तार है वो इस्पात यानी कि स्टील के तार से भी अधिक मजबूत होता है। क्लियर? तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर बूझो का सवाल है कि क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तभी हमने पढ़ा कि हाँ, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इस्पात तार के बराबर एक नायलॉन का तार होता है, मतलब मजबूत ही होता। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्रियाकलाप है जो आपको जानने की नहीं है। अब तीसरा है हमारा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक क्या है कि पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सॉफ्ट रहता और सरलतापूर्वक धुल जाता है। आपने ये नाम अक्सर सुना होगा, मार्केट में साड़ी वगैरह खास करके पॉलिएस्टर का आता है, तो लोग, महिलाएं लोग इस पे ज़्यादा नखरे भी करते ही है। दुकानदार बोल देता है रेशम है और महिलाएं कहती है नहीं पॉलिएस्टर है, ऐसा वाला है ना। कहता आता है यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, याद रखेंगे। टेरिलीन क्या है? तो पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है।
पीईटी पेट, पेट क्या है तो पॉलीएथिलीन टरथेलेट, इसका पूरा नाम याद रखेंगे। पीईटी का पूरा नाम क्या है, पॉलीएथिलीन टरथेलेट। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो पेट क्या है तो पॉलीएथिलीन टरथेलेट है, जो कि एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। ऊपर में हमने एक और पॉलिएस्टर का नाम पढ़ा हुआ था टेरिलीन, तो टेरिलीन और पेट ये दोनों क्या है, पॉलिएस्टर है, नाम याद रखेंगे। पेट का मतलब होता है पॉलीएथिलीन टरथेलेट। अब यहाँ जानते हैं बॉक्स में पॉलिएस्टर का क्या कहानी है वो जानना है। तो पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है, यानी कि पॉलिएस्टर जो है एस्टर से बना होता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। ध्यान रखेंगे, फलों में उसकी गंध किससे आता है तो एस्टर रसायन से आता है। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीकॉट क्या है तो पॉली मतलब पॉलीएस्टर, कॉट मतलब कॉटन, तो पॉलीएस्टर और कपास के मिश्रण को पॉलीकॉट कहते हैं। पॉलीवूल, पॉलीवूल में पॉलीएस्टर और ऊन, पॉली मतलब पॉलीएस्टर, वूल मतलब ऊन होता है, तो पॉलीएस्टर जो है ऊन, पॉलीएस्टर और ऊन मिलकर के पॉलीवूल, और पॉलीकॉट जो है पॉलीएस्टर और कपास मिलकर के बनता है। और जो ये टेरिकॉट है ये टेरिलीन प्लस जो है कॉटन मिलकर के बनता है, ये टेरिकॉट कहलाता है। बात समझ गए, तो पॉलीएस्टर में कौन कौन मिश्रण होता है तो पॉली प्लस एस्टर होता है, और एस्टर क्या है तो ये फल को गंध प्रदान करने वाली रसायन है। अब है कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग किया करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश यानी कि समान दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। यानी कि एक्रिलिक भी क्या है तो एक तरह का बहुलक है, और बहुलक में संश्लेषित बहुलक है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं, क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में। यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर में चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये आपको ऐसा ही बताया गया। अब है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रकार द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, सभी संश्लेषित रेशा जो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं उससे तैयार किए जाते हैं, यानी कि संश्लेषित रेशा बनाने में पेट्रो रसायन लगता है। तो हमने कौन कौन सा पेट्रो रसायन के बारे में यानी कि संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ा, वो हम एक बार फिर से जान लेते हैं। संश्लेषित रेशा के अंतर्गत एक आता है रेयॉन, दूसरा आया नायलॉन, रेयॉन, नायलॉन, उसके बाद आया था आपका कौन सी तो पॉलीएस्टर और एक्रेलिक। पॉलीएस्टर के अंतर्गत हमने पढ़ा टेरिलीन, टेरिलीन के बाद हमने पढ़ा पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टरथेलेट। उसके बाद हमने पॉलीएस्टर को पढ़ा कि पॉली प्लस एस्टर का मिश्रण होता है, एस्टर जो कि फलों को गंध देने का काम करता है। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। पॉलीवूल पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। उसके बाद हमने एक जाना एक्रेलिक। क्लियर। अब हम जानेंगे संश्लेषित रेशों के गुण धर्म, यानी कि संश्लेषित रेशा का क्या गुण है वो हम जानते हैं। तो संश्लेषित रेशे के गुण में वैसा कुछ हमें पढ़ाने के लिए आपको नहीं मिला था, बस इतना आप याद रख सकते हो। अगर याद रखना है तो ये जल्दी सूखता है, ठीक है,
ये कम महंगे होते हैं और ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसको रख रखाव करना सुविधाजनक होता है, यही आप इसको याद रख सकते हो और कुछ नहीं। क्या है, तो ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होता है, कम महंगे हैं, आसानी से उपलब्ध होता है, रख रखाव सुविधाजनक होता है। ये सभी आप संश्लेषित रेशे के गुण में याद रख सकते हो, जो कि आपसे पूछे नहीं जाते। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में एक रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध होते हैं। तो ध्यान रखना है, संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक जो है एक बहुलक के रूप में ही है, लेकिन संश्लेषित रेशा जो है एक कड़ी में होती है, यानी कि एक इकाई में होता है, जबकि पॉलिएस्टर जो प्लास्टिक है वो रैखिक हो सकता है या तिर्यकबद्ध यानी कि क्रॉसबद्ध हो सकता है। और ये सभी जो है एक या एक से अधिक प्लास्टिकों की अलग अलग व्यवस्था से होती है। ये देख लो, ऐसा ये हो गया रैखीय और ये हो गया क्रॉस, इधर भी इधर भी इधर भी ऐसा। तो ये क्या कहला, क्रॉसबद्ध व्यवस्था प्लास्टिक का कहलाता है। आइए, कहता है प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगों और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चादरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती है। याद रखना है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनर्प्रयुक्त यानी कि फिर से यूज कर सकते हैं, इसको रंग सकते हैं, इसको पिघला सकते हैं, इसे बेलकर चादर में बदल सकते हैं, इसकी तारें बनाई जा सकती है। ये सभी आप देख लो, कुर्सी टेबल जो आपको चाहिए। ये देखो, आप दरोगा बननेगा ना, तो यही वाला गाड़ी लीजिएगा। कौन सा गाड़ी है ये? पुलिस वाला गाड़ी, स्पेशल। दरोगा बन करके यही वाला गाड़ी पहन लेके घूमिएगा, R15। हाँ, अब आइए, पॉलीथीन कहता है पॉली प्लस एथीन। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब टूट जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ये याद रखेंगे। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता हो, टूट जाता हो, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौना, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। पॉलीथीन, पीवीसी ये सभी थर्मोप्लास्टिक है, नाम याद रखेंगे। और ये जो है इसको बहुत सारे उपयोग में किए जाते हैं। दूसरी ओर है कि कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो उन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जाता, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यानी कि जो पूरी तरह सेट हो जाए प्लास्टिक, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ये दोनों नाम याद रखेंगे, पूछा जाता है। बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो प्लास्टिक का उदाहरण है। प्लास्टिक में भी किसका उदाहरण है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग का। जबकि पॉलीथीन और पीवीसी का पाइप आप देखे होंगे, जो उजली वाली पाइप आती है पानी वाला, उस पर आप देखना लिखा रहता है पीवीसी, है ना, और कंपनी का नाम और लोगो वगैरह क्या क्या रहता है। और पॉलीथीन तो आप जानवे करते हो, जो वो हर किसी चीज़ का जो आप यूज करते हो वो पॉलीथीन के रूप में जाना जाता है। तो वो क्या है, उसको गर्म करके पिघला करके फिर से हम उसको बदल सकते हैं, तो वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो एक बार आपने उसको बना दिया तो उसके बाद उसको आप पिघला नहीं सकते, गला नहीं सकते, वो सीधा बर्बाद होता है। तो थर्मोसेटिंग का उदाहरण कौन कौन सा है? बेकेलाइट और मेलामाइन। कहता है कि बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ध्यान रखेंगे, बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। आपने कुकर देखा होगा, कुकर का जो हैंडल आप पकड़ते हो वो बेकेलाइट का ही बना होता है। ठीक है। कहते हैं मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं, जो आग का प्रतिरोध करता है। तो मेलामाइन क्या है? ये
आग से बचाने में काम करता है। ठीक ना, तो बस इतना ही याद रखना है कि मेलामाइन जो है ये उपयोगी पदार्थ है जो आग को बचाने में काम करता है। ये सब देख लो, ये थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक ये सभी है। ठीक है, देखो थर्मोसेटिंग के में कौन कौन सा दिया है। थर्मोसेटिंग हम किसको कह रहे थे, जो एक बार सेट हो जाए फिर कुछ ना बदले। ये बिजली का बोर्ड है, ये देखो प्लेट थाली जो होता है ये कुकर का पीछे वाला है, और ये सब पता नहीं क्या है जो भी है, लेकिन थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गया तो वो फिर कुछ नहीं होने वाला। और ये है थर्मोप्लास्टिक के डब्बा को पिघला के फिर से प्लास्टिक आप गला के बना सकते हैं। अब क्या है विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। तो यहाँ आपको जानने के लिए कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हाईलाइट किया हुआ है। कहता है धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कार, वायुयान और अंतरिक्ष में भी होता है। ठीक है, फिर है प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। क्या है, अनअभिक्रियाशील। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, इनका संक्षारण आसानी से नहीं होता है। प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, इसका संक्षारण आसानी से नहीं होता है, ये प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। फिर कह रहा है प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। तो प्लास्टिक जो है बहुत हल्का होता है, प्रबल मतलब मजबूत होता है, चिरस्थायी मतलब ये बहुत लंबे समय तक रहता है और विभिन्न आकार और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्य हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ये उद्योग और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। क्लियर। फिर है प्लास्टिक कुचालक है। बस यही याद रखना कि प्लास्टिक कुचालक होता है, यानी कि बिजली के कुचालक होते हैं, इसमें ऊष्मा और विद्युत नहीं पार होता है। प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, बस इतना याद रखना है। फिर कहता है क्या आप जानते हैं, तो ये जान लो थोड़ा सा। कहता है प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं दवा की गोलियां, टिक्कियों का पैक करने हेतु, घावों के सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करता। फिर कह रहा है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है, इसका नाम याद रखेंगे। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत बनाने में काम आता है। और ये टेफ्लॉन वाले सवाल मुझे लगता है हर एक एग्जाम में लाखों बार पूछा जा चुका होगा, तो ये याद रखना है कि टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जो बर्तनों पर न चिपकने वाली परत बनाने में प्रयोग होता है। ये डायरेक्टली याद रखेंगे कि बर्तनों को न चिपकने वाला या चिपाहट रहित बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक तरह का प्लास्टिक है। फिर ये अग्निशाह प्लास्टिक, ये क्या है, तो यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधी बनाती है। तो जो फायर फाइटर जो लोग होते हैं, मतलब आग में जो खेलते हैं, उनका जो कपड़ा होता है वो मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। और इस मेलामाइन प्लास्टिक के बने कपड़े का प्रयोग मैंने किया है, मतलब यूज किया है। ऐसे ही मतलब क्या कह सकते इसको, बस ट्रेनिंग के दौरान 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए पहनाया गया था। ठीक है, तो ये मेलामाइन की प्लास्टिक की बनी होती थी। ठीक है, और ये जो है आग नहीं पकड़ता जल्दी, बहुत चिकना एकदम होता है और छूने पे आपको मुलायम तो जैसा लगेगा, चिकना लगेगा, लेकिन वो जो है आग रोधी होता है। मतलब उसको पहन करके फायर फाइटर जो होते हैं, किसी भी बिल्डिंग में आग लगी हो, कहीं भी आग लगी हो, उसको पहन करके एक सहन तापशीलता तक उसको पहन करके आप आग वाले घुस जाते थे। आपने वो देखा है जो स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड वाले जो होते हैं, या अंतरिक्ष का जो सूट होता है, वैसा ही सेम उसको पहनने पे फील आता है। ठीक है ना, उसमें भी वैसे ही छोटा छोटा सिर्फ आँख दिखेगा, हाथ पर बड़ा मोटा सा हो जाएगा, आदमी रोबोट जैसा चलता है। तो ये सभी क्या है, मेलामाइन प्लास्टिक का बना होता है। अब है प्लास्टिक और पर्यावरण, तो ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं,
कहता है कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, और पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता उसे जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। याद रख लेना, जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए वह पदार्थ जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे घास फूस फलों का छिलका ये सभी। और वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरलता से जीवाणुओं द्वारा विघटित नहीं होता है जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है, जैसे प्लास्टिक आपका। अब यहाँ है सारणी दिया गया है और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इसको याद रख लेना है। कहता है एक तरफ है अपशिष्ट प्रकार, दूसरा है अपसाहित होने में लगने वाला समय लगभग, और पदार्थ की प्रकृति। तो ये सभी में आप सिर्फ ये याद रख लेना ये कौन से क्या है जो, जैसे सब्जी और फलों के हल्के के छिलके बचा हुआ भोजन आदि 1 से 2 सप्ताह में ये गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, तब ये क्या कहलाएगा, जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। कागज़ 10 से 30 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में ख़त्म हो जाता है, जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। लकड़ी 10 से 15 वर्ष के अंदर जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। ऊनी वस्त्र लगभग 1 साल के अंतर जैव निम्नीकरणीय है। टीन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे ये सभी 100 से 500 वर्ष तक कुछ नहीं होता, तो ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय है। क्या है, टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे ये सभी क्या है 100 से 500 वर्ष तक रहता है, तो ये क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय है। और प्लास्टिक थैलियाँ ये भी कई वर्षों तक रहता है, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय है। तो मोस्टली आपको याद क्या रखना है, क्या याद रखेंगे कि जो टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बा, प्लास्टिक थैली ये सभी क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय। आपसे सवाल पूछ लेता है, दे देता है निम्न में से कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय है या कौन एक जैव निम्नीकरणीय है, तो आप याद रखोगे तभी। ओवरऑल इतना याद रखो कि टीन, एल्युमिनियम, धातु यानी कि जितने भी धातु होते हैं उसके डिब्बे और प्लास्टिक ये सभी क्या है, जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी यहाँ पर देख लो कि प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं, बस इतना। मतलब प्लास्टिक को ये कहना चाह रहा है, ऊपर की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, ये जो आप देख रहे हो बस आपको प्रयोग करने के लिए बोला था, तो मैंने उस प्रयोग को आपको नहीं समझाया। बस आप इतना समझो कि प्लास्टिक जो अपशिष्ट होता है, मतलब प्लास्टिक जो कचड़े होते हैं उसको आप रीयूज करो, ठीक है, रिसाइकल करो, उसको फेंको नहीं, ठीक है। कहता है थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग जो रहेगा वो नहीं, और थर्मोसेटिंग इतना खतरनाक नहीं होता है जितना थर्मोप्लास्टिक होता है। तो थर्मोप्लास्टिक को हम पूरा चक्रित कर सकते हैं। ये याद रखना है कि एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत, ये किससे, पर्यावरण से संबंधित 5R है, 5R सिद्धांत, जिसका हम क्या कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, रिफ्यूज। ठीक है, ये 5 प्रक्रिया अपनाना है। कौन कौन सी, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज, ये 5 सिद्धांत आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, तो आप प्लास्टिक के लिए आप सबसे पहले उपयोग कम करिए, उसके बाद अगर आप उपयोग करते हैं तो उसका पुनः उपयोग करिए, अगर पुनः उपयोग करते हैं तो उसको पुनः चक्रित करिए, और पुनः चक्रित करते हैं तो उसको पुनः प्राप्त करिए, और पुनः प्रयोग करते हैं तो फिर उसका उपयोग ही ना करें। ठीक है, ये करना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब छोड़ना, उपयोग ही मत करो। और इन सभी में 5R में सबसे अच्छा क्या है पर्यावरण के लिए, रिफ्यूज मतलब उपयोग ही ना करो। ठीक है, अब क्या है भाई, अब यहाँ आइए, ये जो है मतलब इस चैप्टर में मतलब सॉरी इस बॉक्स में बस इतना कहना चाह रहा है ये कि आप कचरे वगैरह में बहुत सारे पॉलीथीन वगैरह देखे होंगे, उसमें गाय जानवर को उसको खाते रहता है, तो जब वो उसमें पॉलीथीन में आप कुछ न कुछ घर के कचरे फेंकते हो जो खाने लायक भी होता है जानवरों को, तो उसको पॉलीथीन के साथ जानवर कभी कभी खा जाते हैं, जिससे जानवरों का क्या होता है, श्वसन तंत्र और कंठ रोध मतलब कंठ में फंस जाता है, जिससे क्या होता है कि अमाशय में या फिर जो पॉलीथीन होता है वो उसके अमाशय में चला जाता है, तो वो वहाँ पर एक पॉलीथीन जमा हो जाता है, और जमा हो जाने के बाद वो क्या हो जाता है, उस जानवर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ऐसा एक बार यूपी में या एमपी में कहीं सुनने के लिए मिला था कि एक गाय जो थी ना, वो मतलब दिन भर इधर उधर की खाती थी,
शहर की गाय थी, मतलब किसी मेन मार्केट की। वो गाय को जब मृत्यु हुआ और जब उसको ट्रीटमेंट किया गया, उसके पेट को फाड़ा गया, तो करीब 15 से 20 केजी उसके पेट में ना सिर्फ क्या था, तो पॉलीथीन था। और पॉलीथीन अभी आपने पढ़ा कि कई वर्षों तक गलता नहीं है। नहीं गलने का मतलब है कि जानवर या जंतु कोई भी उसको गला नहीं सकता है, तो वो क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती। अब है रेशा विवेक। रेशा विवेक कहता है कि प्लास्टिक के थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े या थैला या जूट का थैला लेकर जाइए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे को प्रयोग में लाइए। ठीक है, तो ये होता है चैप्टर हमारा ख़त्म। बने रहिएगा, हम आपको इसमें क्या आपने सीखा जो पढ़ाएंगे, और उस साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव भी हम आपको कराएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि प्रमुख शब्द हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा एक्रेलिक जो कि संश्लेषित रेशा है, कृत्रिम रेशा जो मानव बनाता है, नायलॉन जो कि पूर्ण संश्लेषित रेशा है, प्लास्टिक तो प्लास्टिक जाना यही, पॉलीएस्टर जो पॉली और एस्टर का मिश्रण होता है, पॉलीएस्टर में एस्टर फलों को गंध देता है, पॉलीमर जो बहुत सारे पॉलीमर मतलब बहुलक कहलाता है, पॉलीथीन के बारे में हमने पढ़ा, रेयॉन जो कि पहला संश्लेषित रेशा था, संश्लेषित रेशा के बारे में पढ़ा जो कि मानव द्वारा बनाया जाता है, टेरिलीन के बारे में हमने पढ़ा, और थर्मोप्लास्टिक जो कि पिघलाया जा सकता है, और थर्मोसेटिंग जो पिघलाया नहीं जा सकता, जैसे बेकेलाइट और मेलानिन, ये सभी हमने पढ़ा। अब इस चैप्टर के अंतर्गत आपने क्या सीखा वो जाने। तो कहता है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जबकि प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तु जैसे रस्से, बाल्टियां, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। संश्लेषित रेशा का प्रयोग संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिया गया है। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अपचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने पर इन्हें भ्रष्ट होने में कई वर्ष लग सकते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम अनेक अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सके। अब ये हो गया ख़त्म। अब हम जानते हैं कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, वो आप डिटेल लिखना है। दूसरा है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। कह रहा है रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसका रूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इनके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो नहीं, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी के टुकड़े। तीसरा है कि उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। तो संश्लेषित रेशा जो है कृत्रिम रेशा, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एक और कुछ नाम दिया था, मानव निर्मित रेशा। संश्लेषित रेशा कृत्रिम रेशा अथवा मानव निर्मित रेशा भी कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। क्या कहलाएगा? कच्चे माल से संश्लेषित किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, याद है? मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, इसको देखिए, आपको आंसर आएगा तो बताइएगा, मुझे आएगा तो मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो, ये मतलब किस आधार पे पूछ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे मानव निर्मित कहलाते हैं या क्या कहलाते हैं, यही नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, तो एक रेशा है। प्लास्टिक भी क्या है, एक रेशा है, लेकिन कृत्रिम रेशा है। अब आगे चलें। तो और कुछ तो ऐसा है नहीं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। यहाँ देखो कॉलम मिलाना है।
मैंने पहले इसलिए जो जो ऑब्जेक्टिव काम का था उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि ये वनडे एग्जाम में हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं पॉलीएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन, ये 4 आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, पॉलीएस्टर, टेफ्लॉन, रेयॉन और नायलॉन। तो हम सबसे पहले चले हम किसको, पॉलीएस्टर को पढ़ते हैं। पॉलीएस्टर, तो पॉलीएस्टर को आप कहाँ ले चलोगे, छोड़ो पॉलीएस्टर को छोड़ो, हम टेफ्लॉन चलते हैं। टेफ्लॉन को क्या है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन, रेयॉन को आप मिला दो, कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। उसके बाद नायलॉन, नायलॉन को आप मिला दो, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। तो पॉलीएस्टर हो जाएगा, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, चिंगुड़ना, हमारे यहाँ चिंगुड़ना बोलता है, मतलब वो मतलब जैसे तैसे से उसको रख देने पे वो नहीं हो जाता है लाइनिंग लाइनिंग सा, वो ऐसा, तो वो इसमें पॉलीएस्टर में नहीं होता। तो याद रख लेंगे कि पॉलीएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ता। टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। रेयॉन कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और नायलॉन पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। क्लियर। तो ये देखो मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा दिया, 3 ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव हमसे छूट गया है, उसका आपको आंसर आए तो हमें भी बता देंगे और हम भी उसका आंसर खोजेंगे। अब कहता है क्या आप जानते हैं, तो नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में ध्यान रखेंगे, 1939 में नायलॉन की खोज हो रही है। कारण नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। यह जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों से ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। इस नए देश रेशे ने से बने महिलाओं के मौजे की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि 1939-1945 में जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते नायलॉन उत्पाद का अधिकांश वक्त पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मौजे का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़े मौजे के लिए महिलाओं को 1 घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे, मतलब मारपीट वो हो जाता था। यानी कि आपको याद रखना है कि नायलॉन की खोज 1939 में हुई और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा महिलाओं के मौजा बनाने में होता था, महिलाओं के मौजा बनाने में होता था और उसके बाद पैरासूट बनाने में काम आया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय नायलॉन की खोज हुई थी। और अब ये होता है चैप्टर समाप्त। और देखो मैं जो ये आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, ये न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी दोनों मिक्स होकर चल रहा है, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया है, कुछ चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी में 16 चैप्टर है तो न्यू एनसीईआरटी में 13 चैप्टर है, 2-3 चैप्टर को छोड़ दिया गया है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जैसे ये 2020-21 जो मैंने पढ़ाया ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, किसका है, ओल्ड एनसीईआरटी का, चैप्टर नंबर 3, जबकि न्यू एनसीईआरटी में ना पहला, दूसरा, उसके बाद सीधे 5वां चैप्टर को शामिल किया गया है, बीच का 2 चैप्टर छोड़ दिया गया था। तो मैंने न्यू और ओल्ड दोनों को कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ छूटे ना। ठीक है, तो बाकी अब क्या करना है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपको क्या करना है, जाते जाते लोगों तक शेयर करना है, बहुत सारे लोगों को जोड़ना है। आप जोड़ते नहीं हो तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, और आप कमेंट वगैरह भी नहीं करते हो, तो कमेंट करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।